जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने चौथे दिन के काम की तरफ चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी इंग्लिश की बुक्स निकालिए। इंग्लिश की बुक्स में हम आपका यूनिट नंबर 2 पेट्रियोटिज्म रीड कर रहे हैं और आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 पेट्रियोटिज्म की रीडिंग, इन तमाम पॉइंट्स की रीडिंग हम कल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लास्ट पॉइंट की रीडिंग करेंगे। जी, तो ये आज हमारा लास्ट पॉइंट है डे 4 पर। पेट्रियोटिज्म therefore is not just a feeling. Patriotism therefore is not just a feeling, it is a live. इसको क्या पढ़ना है? live. इसको live नहीं पढ़ना. It is a live spirit that continuously inspires and guides a nation. हुब्बुल वतनी महज एक एहसास का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल जिंदा रहने वाला वलवला है, स्पिरिट है, जज्बा है, जो कि मुतासर करता है और रहनुमाई करता है किसी भी कौम की। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, डिवॉइड ऑफ महरूम, एक आदमी जो महरूम हो हुब्बुल वतनी के जज्बे से, पेट्रियोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे से, इज लाइक द वन हु, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ब्रीड्स, क्या वर्ड है ये? ब्रीड्स देयर द मैन विद सोल सो डेड, who never to himself hath said, this is my own, my native land. वो बिल्कुल एक ऐसे इंसान की तरह होता है कि जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मर चुकी होती है, जिसने अपने आप से himself hath said, ये ओल्ड लैंग्वेज में hath लिखा हुआ है, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा होता कि this is my own, ये मेरी अर्ज़ पाक है, my native land, ये मेरा वतन है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नंबर 5 आज डे 4 पर आपने अच्छी तरह से रीड करना है। इस तरह हमारा ये यूनिट ऑफ पेट्रियोटिज्म कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 पेट्रियोटिज्म की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। आज हमने आपको थीम भी पढ़ानी है। थीम भी अक्सर औकात क्वेश्चन आंसर्स में आ जाती है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन पेट्रियोटिज्म। तो आपको ये थीम भी ज़ुबानी याद करनी होती है एज ए क्वेश्चन, जिसका आपने आंसर ये थीम याद करके लिखना होता है। तो आज आपने ये भी एक क्वेश्चन की तरह अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द यूनिट पेट्रियोटिज्म? द यूनिट इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म. It tells about the qualities of a patriot and how patriots look after the interest and progress of their country. The unit is about the spirit of patriotism. It tells about the qualities of a patriot and how patriots look after the interest and progress of their country. तो स्टूडेंट्स, ये थीम भी आज आपने डे 4 पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर एज ए क्वेश्चन नोट करनी है और इसका आंसर आपने लिखना है अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर। जी स्टूडेंट्स, अपने स्टैंडर्ड नोट्स निकाल लीजिए पेट्रियोटिज्म के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जी स्टूडेंट्स, डे 4 पर आपने ये दो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन? आंसर इज the spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. और दूसरा क्वेश्चन हम ये करेंगे, how will you elaborate कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना's quote, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into a united and strong nation. Answer is, this quote means that unity is a source of strength for a nation and unity can be created through, ये क्या वर्ड है? through patriotism. तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आप आज डे 4 पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट भी करेंगे और इनको आपने जुबानी याद भी करना है। जी स्टूडेंट्स, इजी अप्रोच ग्रामर में जो हम आपको
कंटिन्यूअस टेंसेस के मुतालिक पढ़ा रहे थे। आज उसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। हाउ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर मेड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। तो ये तरीका हम देख लेते हैं कि कैसे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं। वेयर एवर अ हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, नॉट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब टू मेक दैट सेंटेंस नेगेटिव। यानी जहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा इस टेंस के अंदर तो उसके फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स क्या आते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। तो हम इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, जब हम इस तरह से नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब्स के फौरन बाद नॉट लगा देंगे तो जुमला नेगेटिव बन जाएगा। एंड द हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू मेक इट इंटरोगेटिव। और हेल्पिंग वर्ब को इसी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी को हम जुमले के शुरू में अगर ले आएंगे तो जुमला इंटरोगेटिव यानी सवालिया बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट गोइंग, इज के फौरन बाद नॉट लगाया। ही वॉज नॉट गोइंग, वॉज के बाद नॉट लगाया। ही विल नॉट बी गोइंग, विल नॉट बी, विल के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, बी उसके आगे आएगा। विल बी नॉट नहीं करना आपने, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, इस तरह लगाएंगे। तो अब इन्हीं को अगर हमने सवालिया बनाना हो तो कैसे होगा, ये जो विल है जुमले के शुरू में आ जाएगा। विल ही बी गोइंग, विल ही बी गोइंग, नॉट तो लगाना नहीं ना जरूरी इसके अंदर। विल ही बी गोइंग, अगर सिर्फ एक पॉजिटिव असर्टिव जुमले को हमने नेगेटिव बनाना सवालिया बनाना होगा तो हम सिर्फ विल को जुमले के शुरू में ले आएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आएंगे। विल ही बी गोइंग, वॉज ही गोइंग, इज ही गोइंग, इस तरह से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे। अब मैं आपको ये एक टेबल की फॉर्म में समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये एक टेबल बनाया है आपकी आसानी के लिए। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा होगा तो इस टेबल को देखने के बाद आपको आसानी से ये वर्ब टेंस समझ में आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, देखिए वर्ब टेंस अगर हम यहाँ पर लिखें कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, आप चाहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो पहली चीज हम क्या किसी वर्ब टेंस में पढ़ते हैं, डेफिनेशन। यही पहला सवाल भी है जिसका जवाब है। डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूअस टेंसेस की? जी, एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्ब टेंस है आपका कंटिन्यूअस टेंसेस। पहली चीज मालूम होनी चाहिए हमें डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये है एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दूसरी चीज होती है उर्दू रिकग्निशन। उर्दू रिकग्निशन में अगर आप गौर करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों के लिए एक ही दफा लिख लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया गया, आप यहाँ चाहें तो फॉर एग्जाम्पल लिखिए वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग। हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ चली जाइए आप तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी इस्तेमाल होते हैं। और मेथड ऑफ मेकिंग नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, एक ही दफा लिख देना काफी होता है, अलग अलग तीनों दफा लिखना एक ही बात जरूरी नहीं है। नॉट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव एंड हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू मेक इट इंटरोगेटिव। यानी नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे तो जुमला नेगेटिव बन जाएगा और सवालिया यानी इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल आप अगर अच्छी तरह से इसको देख लें तो आप इसको अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर बनाइए बिल्कुल इसी तरह। जो आपको 5 सवाल अभी पढ़ाए हैं कंटिन्यूअस टेंसेस के मुतालिक, वो यही टेबल है दरअसल। अगर आपको ये टेबल बनाना आ जाएगा और आप इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन कर सकेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। कल से हम अपनी कंटिन्यूअस टेंसेस की ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि आपको ये टेंस और भी क्लियरली समझ आ जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि कंटिन्यूअस टेंसेस में हम क्या पढ़ते हैं। ये 5 चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से जुबानी याद होनी चाहिए। अच्छा बेटा, आप डे 4 का काम हम करेंगे तो डे 4, डे 1, डे 2, डे 3 का काम मैंने करा दिया है बेटा। अब आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने जो है डे वाइज जो है वो काम किया होगा। अगर आप रोज़ाना का काम रोज़ाना करते रहेंगे तो आपको आसानी होगी, अगला लेक्चर आपको आसानी से समझ आएगा। अब डे 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, हम डे 4 की तरफ चलते हैं। डे 4 की एक्सरसाइज हमारी जो है एक्सरसाइज 1.5 हम करना शुरू करेंगे। लेकिन 1.5 का जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट, मेथड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है।
यहाँ पे मैंने लिखा है ये डिटरमिनेंट का जो सिंबल है वो ये है कि हम ए लिखेंगे और उसके दोनों जो है ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यानी कि दो लंबी लाइन लगाई जाती है, यानी कि ये डिटरमिनेंट का निशान है, यानी कि ये डिटरमिनेंट। जब ये समझ आए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखा है और वो दो लंबी जो है वो उन्होंने लाइनें जो है लगाई हैं, इसका मतलब ये है कि हमने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो फर्ज करो ये मैट्रिक्स मेरे पास है, वो कहते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालने, तो या फिर वो डिटरमिनेंट का नाम ले लेके फाइंड डिटरमिनेंट, तो फिर भी वही बात है। तो हमने क्या किया, ये डिटरमिनेंट हमने एक सपोज एक मैट्रिक्स लिया, ये आपका फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन है -1 1 2 एंड 0, इसको डेट की फॉर्म में लिखो, डेट भी कहते हैं शॉर्ट वर्ड में, डेट लिखा। अब डेट का मतलब ये होता है कि इस ये जो पहली ये जो डायगोनल की फॉर्म है ये वाली -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस डालना है, ये इसका प्रोसेस है। और फिर सेकंड जो है डायगोनल जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 वो लिख दें। अब -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, 0 -2 क्या आंसर आ जाएगा -2, यानी कि ये इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो है बहुत आसान प्रोसेस है, यानी कि 4 क्वेश्चन हैं, चारों सवाल जो है वो इसी मेथड के थ्रू जो है हमने हल करने हैं। तो ये बहुत आसान है, लेकिन ये मेन चीज़ है, अगर आपको डिटरमिनेंट आएगा तो अगले क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आसान होगा। अब डिटरमिनेंट नहीं आएगा नहीं होगा। दोबारा बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, डेट की फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखना है और माइनस यानी कि ये जो फर्स्ट डायगोनल है -1 इंटू 0 इसको मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस डालना है, फिर सेकंड डायगोनल क्या है 2 इंटू 1 इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट जरूर डालनी है, ब्रैकेट के बगैर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस में। तो -1 इंटू 0 माइनस अपनी जगह पे 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 0 -2 क्या आ गया -2। तो ये हमारा डिटरमिनेंट का प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की पहले डेफिनेशन देखते हैं, सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं और उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, यानी कि A डेट इज इक्वल टू 0 है, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। और अगर आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं और वो 0 नहीं आता, यानी कि 0 का मतलब नॉन 0 है, यानी कि -1 है 1 है 2 है 3 है अप टू सो ऑन, तो वो नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर डेफिनेशन क्या हुई कि उससे उसका डिटरमिनेंट निकालें, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो सिंगुलर है, अगर 0 से बड़ा आ जाता है, माइनस में है या प्लस में है, तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर, इनमें बताएं A B C D ये 4 मैट्रिक्स हैं, इनमें कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो उस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को कैसे पता चलेगा, जब तक हम उसका डिटरमिनेंट नहीं लेंगे। तो बात वही डिटरमिनेंट की होगी। तो हम फर्ज करो एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये पहला मैट्रिक्स है A। अब ये हमारे पास क्या है 3 6 2 4 है। अब हम इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, वो कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज कैलकुलेटेड एज A डेट इज इक्वल टू डेट A B से कह सकते हैं, मैंने पहले बताया इसे डेट A B कहते हैं। तो A का डेट लिखा, अब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, तो 12 माइनस 12 क्या होगा 0। अब 0 आ गया, यानी कि डेट 0 आ गया, तो मैंने बताया जिसका डेट 0 आ जाए तो सिंगुलर है। तो एज डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 सो A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, अगर फर्ज करो डिटरमिनेंट 0 ना आता, -2 आता 2 आता, तो वो क्या होता नॉन सिंगुलर। तो सेम इसी तरह आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट जो है आपने हल कर लेना है। आपके लिए मैंने एक पार्ट कर दिया, बाकी आपने खुद करने है। स्टूडेंट, अब हम डे 4 का यानी 6 मई का पीरियड शुरू करते हैं, उर्दू का पीरियड शुरू करते हैं। यहां से जी स्टूडेंट, अब हम डे 4 में यहां से शुरू करते हैं और आखिर तक हम इसकी आज रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आप इसको गौर से देखिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। एक सोहबत में मिर्जा मीर तकी मीर की तारीफ कर रहे थे। शेख इब्राहिम जोग भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। मिर्जा ने कहा, मैं तो तुमको मीरी समझता हूं, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। सौदाई जो है वो वैसे जो है उर्दू में किसी पागल को कहते हैं। हालांकि उन्होंने चूंकि सौदा के साथ सौदाई लगाया तो वो एक ज़राफत की मिसाल पेश होगी। मीरी जो है वो मीर के हवाले से उनको कहा। बावजूद है कि मिर्जा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था, यानी बहुत ही कम आमदनी थी और वो उनकी जो हैसियत थी वो भी कम थी, मगर खुददारी और हिफ्ज़े वज़ा को वो कभी हाथ से ना जाने देते थे। हिफ्ज़े वज़ा का मतलब था वज़ादार बहुत थे, यानी अपने आप को कभी भी कमतर
जाहिर नहीं करते थे, अपनी वफादारी की हिफाजत किया करते थे। शहर के उमराओ अमायद से बराबर की मुलाकात थी। उमरा मतलब अमीर लोग, अमायद मतलब मुअज़्ज़ज़ लोग, बहुत बड़े बड़े उमरा और वजीरों से उनकी बराबर की मुलाकात थी। कभी बाजार में बगैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे। हाँ जी, अमायदे शहर में से जो लोग उनके मकान पर आते थे ये भी उनके मकान पर जरूर जाते। एक रोज किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम के मकान पर आए। मैं भी उस वक्त वहां मौजूद था, यानी मैं भी से यह मुराद, ये अल्ताफ हुसैन हाली लिख रहे हैं तो इसलिए वो उससे मुराद अल्ताफ हुसैन हाली हैं। वो कहते हैं मैं भी उस वक्त वहां मौजूद था। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था? मिर्जा साहब ने कहा, मुझको फलां साहब का एक आना देना था, अव्वल वहां गया था, वहां से यहाँ आया हूँ। यानी किसी साहब को एक आना, उस जमाने में आना हुआ करता था, बहुत ही छोटी रकम है, 1 रुपये में 12 आने होते थे। तो एक आना देना था उनको वहां, और फिर पहले उस बंदे को वहां वो गए उसका उधार देने, और उसके बाद फिर वहां से उनके मुस्तफ़ा खान के मुकाम पर आए। एक दिन दीवान फजलुल्लाह मरहूम चुर्ट में सवार, चुर्ट जो है वो एक रथ होती है, वो रथ जिसके आगे घोड़े लगे होते हैं ना, आप पुरानी फिल्में देखें तो आपको नजर आएंगे, घोड़े की बग्गी की तरह जो होता है रथ होता है, उसमें सवार आए। मिर्जा साहब के मकान के पास से बगैर मिले निकल गए, यानी वो चोट में सवार हुए और बगैर मिले मिर्जा साहब के मकान के पास से गुजर गए। मिर्जा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुक्का दीवान जी को लिखा। मिर्जा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुक्का दीवान जी को लिखा। मजमून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई है कि शर्म के मारे मैं जमीन में गड़ा जाता हूँ। नदामत मतलब शर्मिंदगी होती है। वो कहते हैं मुझे इतनी शर्म आई कि आप मेरे मकान के अंदर आए बगैर मुझसे यहाँ से गुजर गए। इससे ज्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुजरें और मैं सलाम को हाजिर ना हूं। यानी मैं बाहर, मुझे चाहिए था कि मैं बाहर खड़ा होता और मुझे पता होता और मैं आपके सलाम को आता। जब ये दीवान जी के पास पहुंचा तो वो निहायत शर्मिंदा हुए और उसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्जा साहब से मिलने को आए। यानी मिर्जा इस तरह इस दर्जा लोगों से मोहब्बत से पेश आया करते थे। फवाके में आम उनको बहुत मरगूब था। फवाके कहते हैं फल को, फलों में आम उनको बहुत मरगूब था। आमों की फसल में उनके दोस्त दूर दूर से उनके लिए उम्दा उम्दा आम बेचते थे और वो खुद अपने बाज दोस्तों से तकाजा करके आम मंगवाते थे। एक रोज मरहूम बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मसाहिबों के साथ, जिनमें मिर्जा भी थे, बागे हयात बख्श या मेहताब बाग में टहल रहे थे। नाम है दोनों बागों का। और बहादुर शाह आखिरी मुगल बादशाह थे, मुगल हुकूमत के, मुगल सल्तनत के। आम के पेड़ रंग बिरंग के आमों से लद रहे थे। यहाँ का आम बादशाह या सलातीन या बेगमात के सिवा किसी को मैसर नहीं आ सकता था। यानी या तो बादशाह होंगे या सुल्तान होंगे या बादशाह की बेगमात जो है वो इसको खा सकती थी, हर बंदा नहीं खा सकता था। मिर्जा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्जा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्जा ने हाथ बांध कर अर्ज किया, इसको देखता हूं कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और इसी रोज एक बहंगी उम्दा आमों की मिर्जा को भिजवाई। बहंगी मतलब वो बड़ी सी जो टोकरी होती है ना, बड़ा सा वो पेटी जो होती है उसको कहते हैं। तो उम्दा आम जो है वो भिजवा दिए। मिर्जा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी, यानी कभी भी वो नहीं, उनकी नीयत नहीं भरती थी। वो हमेशा आमों को देखकर खुश हो जाते थे और उनको खाने की उनको चाह होती थी कि वो आम खाते रहें। अहले शहर तोहफतन बेचते थे, खुद बाजार से मंगवाते थे। बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात के आता था, मगर हजरत का जी नहीं भरता था। सौगात कहते हैं तोहफे को, जी नहीं भरता बिल्कुल। वो कहते थे बस आम खाता जाऊं। नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम नाकिल थे। यहाँ मतलब नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम नाकिल थे, मतलब वो उन्होंने नकल किया, उन्होंने लिखा।
कि एक सोहबत में मौलाना फजल हक और दीगर अहबाब मौजूद थे और आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था कि इसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी कह चुके तो मौलाना फजल हक ने मिर्जा से कहा कि तुम भी अपनी राय बयान करो। मिर्जा ने कहा, भाई मेरे नजदीक तो आम में सिर्फ दो बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सब हाजरीन हंस पड़े। और ये आपको जो है ना यादगार गालिब से ये सवाने है, ये मजमून नहीं है, सवाने है। जब सवाने का मतलब मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था आपको मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी का तारुफ, तो मैंने बताया था सवाने कहते हैं उस मजमून को भी, मजमून का टाइप होता है जिसमें किसी एक शख्सियत की खूबियों और खामियों के बारे में बताया गया हो। तो ये मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की खूबियों और खामियों के बारे में चंद चीजें बयान की गई हैं, इसलिए इनको सवाने कहते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम इस डे 4 में इन अल्फाज के माना लिखेंगे। आप इन अल्फाज को मैं पढ़ के बता रही हूँ, इसको यहाँ से नकल कीजिए, अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिखिए और फिर इन्हें याद भी कीजिए। अल्फाज थे, आप देख लें। इश्तियाक मतलब शौक, बाई हमा इसके इस सब के बावजूद, बिसात ताकत, बेरंग बगैर टिकट के, चिर्ट रथ वो घोड़ों वाली भग्गी जो होती है, हिफ्ज़े वज़ा वज़ादारी की हिफाजत, सौगात तोहफा हदिया, सकीम खराबी, ज़राफ़त हंसी मजाक, अमायद मुअज़्ज़ज़ीन, फरगल रुई वाला लंबा कोट, फवाके फल, कलील कम, कुशादा पेशानी खुश इखलाक हंसमुख, नाकिल नकल करने वाला या बयान करने वाला। ये वो नकल नहीं है जो आप वो करते हैं, ये वो बात नहीं है। वो यानी आपने किसी से कोई बात, किसी की कोई बात सुनी और फिर उसको आगे बयान कर दिया और बताया कि वो ये कर रहा है, तो उसको कहते हैं बयान करने वाला या बात नकल करने वाला। नदामत शर्मिंदगी, वैसे आप नकल करने वाले नहीं हैं, मैंने तो ये कह दिया कि आप नकल करते हैं। बहुत सारे लोग नकल करते हैं और आप तो बिल्कुल नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। नदामत शर्मिंदगी, यगानगत एक होना या इत्तफाको इत्तेहाद। तो ये है आपके वो अल्फाज माना जो आपने आज के दिन में अपनी रीडिंग के साथ साथ नोटबुक पे लिखने और याद करने हैं। यस स्टूडेंट्स, डे 4 और चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड नाउ कम विद मी to the world of molecules around you and let's start today's lecture. तो अब केमिकल स्पीशीज में हम बढ़ते हैं थर्ड टर्म की तरफ जो कि फ्री रेडिकल है। लेकिन फिर आप एक बार रुकें, यहाँ पे ठहरें। और क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? क्या आपको एटम वर्ड क्लियर है, आयंस क्लियर है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयंस क्लियर है? तो फिर आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए और तब आपको बात समझ आएगी। तो फ्री रेडिकल की तरफ हम जाते हैं। फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑड नंबर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इजी है इसको फाइंड करना। इसकी हिंट है ऐसे एटम्स जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑड नंबर में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं किसी एटम का एटॉमिक नंबर 7 है तो उसके पास ऑड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फ्री रेडिकल होगा। ये मैं आपको एक हिंट बता रही हूँ, एक क्लिक बता रही हूँ, एक टिप दे रही हूँ कि किसके जरिए से आपने फ्री रेडिकल्स को फाइंड करना। फ्री रेडिकल न्यूट्रल ही होते हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक हैलोजेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट देयर मॉलिक्यूल स्प्लिट, मतलब सम टाइम सनलाइट के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स टूट के एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेलोजेंस की इन्होंने मिसाल दी, जैसे कि क्लोरीन की मिसाल ने। ये पीरियोडिक टेबल की एक फैमिली है। जब आप आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये Cl2 की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल हेलोजन का एक मेंबर है क्लोरीन, वो किस फॉर्म में मौजूद है? Cl2। जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये Cl2 टूट के Cl एटम में कन्वर्ट होता है, स्प्लिट अप इनटू फ्री रेडिकल्स। They are represented by putting a dot over the symbol of an element। तो इसकी एक निशानी है, एक हिंट है, और वो क्या है कि हम इसके ऊपर डॉट पुट करते हैं। अगर आप क्लियरली देख सकते हैं तो ये क्लोरीन का एटम है और आपको इसके ऊपर ये छोटा सा एक डॉट सा नजर आ रहा होगा।
अगर किसी एटम के ऊपर डॉट आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री रेडिकल है, और अगर डॉट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फ्री रेडिकल नहीं है। इस तरह हाइड्रोजन को देखो, उसका एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है उसका, और वो आपको डॉट की फॉर्म में नजर आ रहा है। इसी तरह CH3 मिथाइल ग्रुप में कार्बन के ऊपर आपको डॉट नजर आ रहा है, क्योंकि इसका ये एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। तो फ्री रेडिकल इज अनदर टॉपिक, and I explained you and I have given you the hint that electrons are present in the form of odd numbers like 3, 7, 9, 11 इस तरह से होते हैं। अब एक कंपैरिजन हम कर लेते हैं यहाँ पे, आयन्स और फ्री रेडिकल में फ़र्क क्या है। आयन एंड फ्री रेडिकल। आयन इज चार्ज स्पीशी, पढ़ के आए हैं ना अभी थोड़ी देर पहले कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है तो क्या बन जाता है, आयन। और आयन पे चार्ज होता है या पॉजिटिव या नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये बात याद रखनी है। आयन आर चार्ज स्पीशीज formed from an atom or chemically bound group of atom। देखो जो आयन एटम से बनता है उसको तो आयन कहेंगे, लेकिन जो आयन मॉलिक्यूल से, केमिकली बाउंडेड ग्रुप ऑफ एटम का मतलब है मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल से बनेगा उसको मॉलिक्यूलर आयन करेंगे, जो आप ऊपर पढ़ के आए हो। दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन द क्रिस्टल फॉर्म, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इट हैज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इसके ऊपर चार्ज होता है, लाइक आपके पास एग्जांपल नजर आ रही है क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड, और ये सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या हवा में। ये सॉलिड स्टेट में फ्री रेडिकल एग्जिस्ट नहीं करते। दे एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। इट हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑड फॉर्म में ही होंगे। और इसको हम लिखते हैं तो इसके ऊपर हम डॉट डालते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब हम आयन लिखते हैं जिस तरह हम क्लोराइड आयन लिख रहे हैं तो इसके ऊपर डैश है, नेगेटिव है, जो ये शो कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और इसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का साइन है, वो ये शो कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जबकि फ्री रेडिकल में हम उसके ऊपर एक डॉट लिखते हैं कि मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन अकेला है, अलोन है, इसने पेयरिंग नहीं की, क्योंकि ये किस फॉर्म में है हमारे पास, अनपेयर्ड फॉर्म में। तो एक बात तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ तक आपने ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे तरीके से समझना है। फिर आपके पास नोट्स मौजूद हैं, वो खोलने और फिर इनको नोटबुक्स पे लिखना है और मेमोराइज करना है। तो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, दो चीज़ें मैंने आपको कर दी, एक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कॉन्सेप्ट और रीडिंग भी कर दी। अब तीसरा गोल आपका है कि आपने इसको समझने के बाद मेमोराइज करें, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ और चीज़ें आज के दिन में हमने डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन बेसिक डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद मेमोराइजेशन ऑफ डेफिनेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना आना चाहिए कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। अब हम आते हैं, आज जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.5 है, जो आज ही पढ़े हुए टॉपिक्स में से ही ट्रिकी और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही है। अब क्या कहते हैं, वाई सोडियम आयन हैज +1 चार्ज। मैं आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ ना पीछे, सोडियम पे +1 चार्ज क्यों है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इन अ सोडियम आयन व्हेन देयर इज प्लस ऑन द सोडियम, तो आप इसको सोडियम एटम नहीं बोलेंगे, फिर आप इसको सोडियम आयन बोलेंगे। तो कहते हैं कि एक सोडियम आयन में देयर आर 12 न्यूट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स, सो द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज +11। अगर हम इसको कंपेयर करें तो सोडियम का के इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली कंपेयर, एंड अराउंड द न्यूक्लियस इन द आयन देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सोडियम में क्या है, 12 न्यूट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है। ये दोनों कहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियस में। अब अगेन आपको रिकॉल करना चाहिए अपना फर्स्ट लेक्चर, और आपने अपनी इमेजिनेशन में लेके आए एटम के स्ट्रक्चर को। आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने जो आपको पढ़ाया था कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल थे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब सोडियम को इमेजिन करें, सोडियम के सेंटर में क्या है, 12 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन्स है। और उसके बाहर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, 10। अब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, इसके इक्वेशन निकालते हैं हम, इसकी इक्वेशन सम अप करते हैं हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को। कितने प्रोटॉन है इसके पास, 10, कितने प्रोटॉन है इसके पास, 11,
और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 10। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है नेगेटिव। अगर मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व करें तो +11 -10 को ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा +1। तो एक तो आपको मैंने पढ़ा दिया, बता दिया कि जो सोडियम है उसके ऊपर +1 चार्ज क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको उन्होंने सॉल्व करके लॉजिकली भी बता दिया कि ऐसा क्यों है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई एन ऑक्साइड O-2 हैज -2 चार्ज। क्या आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको? ऑक्साइड पे क्यों -2 चार्ज है? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब अगेन वो बता रहे हैं कि एन ऑक्साइड आयन हैज अ न्यूक्लियस ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन। एक ऑक्साइड में कितने न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है 8 और प्रोटॉन कितने 8। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं 10। अब इसकी ओवरऑल हम कैलकुलेशन करते हैं। +8 मीन उसके पास 8 प्रोटॉन है और -10 मीन 10 इलेक्ट्रॉन्स है। जब इसको मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 10 माइनस हो जाएगा, तो -10 + 8 ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -2। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है -2। मैग्नीशियम आयन Mg+2 हैज +2 चार्ज। अब हम बताएंगे कि क्यों है। आप इसको आंसर कर सकते हैं मैग्नीशियम पे +2 चार्ज क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अगेन हम देखते हैं मैग्नीशियम आयन के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है 12 और प्रोटॉन भी कितने हैं 12। इन अ मैग्नीशियम आयन देयर आर 12 न्यूट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन्स, सो द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज +12 अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +12 और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने 10। अगेन हम कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का। तो प्रोटॉन कितने +12 और इलेक्ट्रॉन कितने -10 प्लस माइनस माइनस। इसका ओवरऑल रेशो निकालेंगे तो +12 -10 हमारे पास क्या आ जाएगा +2। तो ये कैलकुलेशन लॉजिकली आपने जरूर करनी है और साथ साथ इसको लिखना भी है। सल्फाइड आयन S-2 हैज -2 चार्ज। सल्फाइड आयन में क्या वो कहते हैं कि 16 न्यूट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली पिछले क्वेश्चंस की तरह 16 प्रोटॉन और -8 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स की ओवरऑल मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा -2। तो ये सेल्फ असेसमेंट आपने समझनी है और ये तभी आप समझ सकते हैं जब आपको पिछला लेक्चर समझ आया होगा। सेल्फ असेसमेंट 1.6 आइडेंटिफाई आयन, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीशीज। अब देखिए स्पीशीज आपके सामने है। CN साइनाइड। आप मुझे बताएं कि क्या है ये? क्या ये आयन है? क्या ये मॉलिक्यूलर आयन है? क्या ये फ्री रेडिकल है? अब आपने एक एक एग्जांपल को सोच के उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। साइनाइड आयन CN से मिलकर बना है। इसमें कितने एटम है? कार्बन और नाइट्रोजन। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। क्या ये आयन है? नहीं, क्योंकि आयन तो चार्ज होता है एटम पे, लेकिन ये एटम नहीं है, यहाँ पे 2 एटम्स कंबाइन है। तो इसलिए ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि साइनाइड CN एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है। तो साइनाइड आपके पास क्या है? मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने बहुत अच्छी हिंट भी दी थी और आपने फौरन देखते ही गेस कर लिया होगा। अगर आपने मेरी थोड़ी देर पहले का लेक्चर गौर से सुना है तो आपने गेस कर लिया होगा कि ये जो साइनाइड नेक्स्ट आपके सामने ये क्या है? फ्री रेडिकल है ये। और फ्री रेडिकल क्यों है? क्योंकि आपको इस पे क्या नजर आ रहा है? एक डॉट। और डॉट किस पे मौजूद होता है? फ्री रेडिकल पे। और वो डॉट क्या शो कर रहा होता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो आपने भी बड़ी जल्दी गैस कर लिया होगा कि ये जो साइनाइड नेक्स्ट है ये फ्री रेडिकल है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। He हीलियम, इसके ऊपर क्या चार्ज है? +2। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हीलियम फ्री रेडिकल है? नहीं। हीलियम फ्री रेडिकल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इस पे वो डॉट नजर नहीं आ रहा। क्या हीलियम मॉलिक्यूलर आयन है? नो, बिकॉज हीलियम तो एक एटम से मिलकर बना है। तो डेफिनेटली हीलियम क्या होगा? आयन, क्योंकि आयन जो होता है वो एक एटम के ऊपर चार्ज होता है। और इसके ऊपर +2 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या है? N-3। N-3 अगेन अगर मैं आपसे कहूं कि N-3 फ्री रेडिकल है तो क्या आप मेरी बात से एग्री करेंगे? डेफिनेटली आपको मेरी बात से एग्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल पे तो डॉट होता है और इस पे क्या है? -3। तो N-3 फ्री रेडिकल तो नहीं है। चले मैं आपसे कहती हूं कि ये मॉलिक्यूलर आयन है, तो क्या N-3 मॉलिक्यूलर आयन है? नो, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 एटम।
तो डेफिनेटली इट इज आयन एंड इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट वी हैव CH4 एंड ओवरऑल इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव. CH4 पॉजिटिव. और मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने फ़ौरन से पिक कर लिया होगा कि मॉलिक्यूलर आयन है ये, क्योंकि ये एटम से मिलकर बना है. इसमें 4 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम कार्बन का है, तो 100% ये मॉलिक्यूलर आयन है. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन क्या है? टेल मी क्विकली, गेस. दिस नाइट्रोजन इज फ्री रेडिकल because it has a dot on it. और dot क्यों होता है? Because it has unpaired electron. So this is the tricky one and it's like game. You need to separate them out. If your concept is clear, then you can solve them. इस तरह के MCQs भी आते हैं. तो ये नीचे आपके पास इन्होंने अलग अलग करके लिख दिया कि इसमें से आयंस कौन से हैं, इसमें से मॉलिक्यूलर आयन कौन से, और इसमें से फ्री रेडिकल कौन से. ये तमाम काम जो आज के दिन का है, ये भी मस्ट आपने नोटबुक पे लिखना है और याद करना है, और अपने डेली का काम डेली करें ताकि आप पे बर्डन ना हो.